नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बाल मन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो भाई। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो भाई का सारांश। कहानी दो भाई, लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो भाई, दो सगे भाइयों केदार और माधव के बीच के भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों की कहानी है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे स्वार्थ, अविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता खून के रिश्तों को भी तोड़ सकती है। केदार बड़ा भाई है जो शिक्षित, संपन्न और दुनियादारी से भरपूर है, जबकि माधव सरल, सीधा सादा और भावनात्मक व्यक्ति है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, पर एक दिन माधव को संदेह होता है कि केदार और उसकी पत्नी चंपा उसे घर से निकालने का षड्यंत्र रच रहे हैं। चंपा एक चतुर स्त्री है जो अपने स्वार्थ के लिए चालें चलती है। माधव घर छोड़ने का निर्णय करता है, लेकिन साथ ही अपने हिस्से की संपत्ति के लिए रुपयों की मांग करता है। केदार उसे पैसे देने के बजाय मकान को रेहन पर रखने की बात करता है, जिससे माधव को पैसे मिल सके। पर अंत में यह पता चलता है कि रुपये कोई बाहर का साहूकार नहीं, बल्कि केदार स्वयं दे रहा है। जब गांव के मुखिया, नंबरदार और मुंशी दस्तावेज तैयार करते हैं तो सभी चकित रह जाते हैं कि भाई भाई में इतना अविश्वास और लेन देन। माधव की आंखें भर आती हैं। वह समझ जाता है कि यह भाईचारे का अंत है। कहानी के अंतिम दृश्य में मां की वेदना, श्यामा की चुप पीड़ा और दो बैलों की मित्रता का उल्लेख कर लेखक एक गहरी करुणा उत्पन्न करता है कि जानवरों में भी एकता है, पर इंसान अपने खून के रिश्तों को भी नकार देता है। तो अभी आपने सुनी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो भाई का सारांश। और अब कहानी विस्तार से। कहानी दो भाई, लेखक मुंशी प्रेमचंद। आइए सुनते हैं कहानी दो भाई। प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांघों पर बैठा दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुंह में कौर लिए कई पग उछल कूद कर फिर जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में इस प्रार्थना की रट लगाते थे, जिसमें एक पुराने सहृदय कवि ने किसी जाय के सताए हुए बालक के हृदयोद्गार को प्रकट किया है। दैव दैव घाम करो, तुम्हारे बालक को लगता जा। मां उन्हें चुमकार कर बुलाती और बब्बा कौर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक। दोनों भाई बहे हुए साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की वधू चंपा अमित, भाषिणी और चंचला थी। माधव की वधू श्यामा सांवली, स्लोनी, रूपराशि की खान थी। बई ही मृदु भाषिणी, बई ही सुशीला और शांत स्वभावा थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से न मिला। वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। उसकी शिक्षा, दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया। कुत्सित वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ, किंतु दोनों अप्रसन्न थे।
माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य की इस कूटनीति ने शनैः शनैः द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने लक्कों को संवारने सुधारने में लगी रहती, उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती। श्यामा सुनती, कूदती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बहाती, यहां तक कि प्याला लबालब भर गया। हिरण भागने की राह न पाकर शिकारी की तरफ लपका। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई। उस दिन एक ही घर में 2 चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई, जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन हो गया। परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे, इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष की धधकी हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। उन लोगों में अब भ्रातृ स्नेह न था, केवल भाई के नाम की लाज थी। मां भी जीवित थी, पर दोनों बेटों का वैमनस्य देखकर आंसू बहाया करती। हृदय में प्रेम था, पर नेत्रों में अभिमान न था। कुसुम वही था, परंतु वह छटा न थी। दोनों भाई जब लड़के थे, तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। तब वह नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते हुए देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। जब उन्हें अपने पराये की पहचान न थी, उस समय यदि कोई छेने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता, तो दूसरा जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पक लेता। अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धमकाती, तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम, उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। हृदय चाहे रोए पर होंठ हौंसते रहे, हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मैले न हो। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और आवश्यक वस्तुएं मोतियों के मोल। कुछ पाइयों की जमींदारी कहां तक संभालती। लक्कों का ब्याह अपने वश की बात थी, पर लक्कियों का विवाह कैसे टल सकता। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई, उस पर भी बराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ, पे पत्ते भी न बचे। हाँ, अब की डाल भरपूर थी, परंतु दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में। इस कन्या का अभी गौना न हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने गिरों बंधक रखे गए, गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी। तुरंत नए नातेदारों को सूचना दी, तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहां गहनों का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारे के गले में फांसी पा गई। रुपये कहां से आवे, न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचा। रहा विश्वास, वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही 2 कोठरियां जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उनका कोई ग्राहक न था। विलंब से नाक कटी जाती थी। विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला, भैया, इस समय मैं बड़े संकट में हूं, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मद्धु, आजकल मैं भी तंग हो रहा हूं, तुमसे सच कहता हूं। चंपा अधिकारपूर्ण स्वर से बोली, अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हैं? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने स्त्री की ओर कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई ना कोई प्रबंध किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपए होते हैं। केदार रामायण पर रहे थे, फिर पन्ने में लग गए। चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की, रुपया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, परंतु हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखाए पाए रुपया देते नहीं। माधव ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे? तुम्हारे दरवाजे आता क्यों? बोला, लिखने पन्ने को मेरे पास है ही क्या? जो कुछ जगह जायदाद है वह यही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्मभेदी नयनों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी? परंतु हृदय की यह उमंग
मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा भगी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे, शहर हो तो कुछ किराया ही आवे, पर गोवई में तो कोई सेंत में रहने वाला भी नहीं। फिर साझे की चीज ठहरी। केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिग न जाए। बोले, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस युक्ति की सराहना की और बोली, पर 2-3-20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेल कर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे। और क्या? अब की चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई भावज के इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहां से मिल गई। बोला, और रुपये कहां से आवेंगे? चंपा चिक्कर बोली, और रुपयों के लिए और फिक्र करो। 125 रुपये इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई न देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूं। लिखा परी कर लो। माधव इन रहस्यमय बातों से सशंक हो गया। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने होते तो कहता लाओ रख दूं। यहां तो कच्चा सूत भी नहीं है। जब बदनाम हुए तो क्या 10 के लिए, क्या 50 के लिए? दोनों एक ही बात है। यदि घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहां तक तो स्वीकार है, परंतु घर भी बेचूं और उस पर भी प्रतिष्ठा धूल में मिले, ऐसा मैं न करूंगा। केवल नाम का ध्यान है। नहीं, एक बार नहीं कर जाऊं तो मेरा कोई क्या करेगा? और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया को हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह बड़ी चतुर वाक्निपुण रमणी थी। उसे माधव जैसे गोवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू, कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो। भला इस झोंपी पर कौन 100 रुपए निकाल कर देगा? तुम 125 के बदले 100 ही दिलाओ। मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूं, उतना ही मेरा भी तो है। घर पर तो तुमको वही 4-20 मिलेंगे। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे। इज्जत हमारी, तुम्हारी एक ही है, वह न जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में छा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे 1 नहीं 10 खाते में छालो। रहा मकान, वह जीते जी नहीं छोड़ने का। प्रसन्न होकर चला। उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेष त्याग दिया और बब्बी देर तक एक दूसरे को इस कब्बे सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, किंतु भर कट्ठौत तो है। घर, हाँ, देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती हैं। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े हैं। इनमें कितनी संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं। बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मैके मोंगनी गया था तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। परंतु शोक, एक गोद के खेले भाई, एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातःकाल था। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल अभिमान से चारपाई पर बैठे रेहन का मसविदा तैयार करने में लगे थे। बार बार कलम बनाते और बार बार खत रखते, पर खत की शान न सुधरती थी। केदार का मुखारविंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी। माधव कुम्हलाया और म्लान था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित, न भाई ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रहन लिखने वाले का नाम? भाई बोले, माधव वल्द शिवदत्त। और लिखाने वाले का? केदार वल्द शिवदत्त। माधव ने भाई की ओर चकित होकर देखा। आंखें डबडबा आई। केदार उसकी ओर देख न सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए। क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर ही में रुपया मौजूद है तो इस रहनामे की आवश्यकता ही क्या थी? भाई में इतना अविश्वास
अरे राम राम, क्या माधव 80 रूप का भी महंगा है, और यदि दबा ही बैठता तो क्या रुपए पानी में चले जाते। सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगी। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज केवल लोकरीति ने उसे अपने जेठ को आहे हाथों लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमाई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोंक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह। परंतु आज आज नयनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख में जन्म लेना था। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।